नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल के जुड़ते ही बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे रडार पर आ गए हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जैसी हस्तियों के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। मेन रोड से एनसीबी गेस्ट हाउस तक दीपिका पादुकोण से जहां पूछताछ की जा रही है, वहां मुंबई पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। दीपिका पादुकोण से एनसीबी गेस्ट हाउस में पूछताछ कर रही है, जबकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत में आर्थिक सुधारों के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को याद करते हुए कहा है कि देश उनके जैसे एक प्रधानमंत्री की कमी को महसूस करता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि भारत ऐसे प्रधानमंत्री की कमी महसूस कर रहा है जिसमें मनमोहन सिंह जैसी समझ हो। उनकी ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे का साल मधुर हो। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने वर्चुअल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित किया। भारत और नेपाल के बीच पिछले दिनों सीमा विवाद का मुद्दा देखने को मिला था। अब यूएन में संबोधन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बिना किसी देश का नाम लेते हुए सीमा विवाद का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और अपने पड़ोसियों और दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। साथ ही ओली ने महामारी वैक्सीन की सस्ती दरों पर पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता की बात भी कही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे इस आयोजन में 25 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का संबोधन हुआ। इमरान खान के संबोधन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शनिवार की शाम करीब 6:30 पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। वायरस संकट के कारण इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी महासभा में संबोधन दिया। वहीं इमरान खान ने जब बोलना शुरू किया तो यूएन जनरल असेंबली हॉल में मौजूद भारतीय प्रतिनिधि ने वॉकआउट कर दिया। इस दौरान इमरान खान ने भारत पर भी टिप्पणी की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत पर कई आरोप लगाए। वहीं इस दौरान यूएन जनरल असेंबली हॉल में मौजूद भारतीय प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने वॉकआउट कर दिया। कृषि बिल के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना में विरोध करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन दोनों के अलावा पप्पू यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। असल में 25 सितंबर को कृषि बिल के विरोध में सभी विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया था। वहीं बिहार में भी विपक्षी दल इस बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरे थे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव राजद के कार्यकर्ताओं के साथ और दूसरी ओर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसी वजह से पटना के कोतवाली थाना में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और पप्पू यादव समेत 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अयोध्या मुकदमे में विजयी हुई रामलला विराजमान के बाद मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर कर श्री कृष्ण विराजमान ने अपनी जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है। इस याचिका के जरिए 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा है, जिस पर मुगल काल में कब्जा कर शाही ईदगाह बना दी गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। अब जब बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है, ऐसे में दूसरे प्रदेशों से बिहार में शराब की तस्करी का सिलसिला एक बार फिर से तेजी पकड़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पुलिस ने 40 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की भारी खेप बरामद की है। इसी सिलसिले में पुलिस ने 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। डीसीएम ट्रक में शराब की 400 से ज्यादा पेटियां रखी गई थी, जिनमें 10,428 शराब की बोतलें थी। पुलिस को आशंका है कि शराब की बरामद की गई यह खेप बिहार में होने वाले चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए जा रही थी। यूक्रेन में बीती रात एक दुखद विमान हादसा हुआ है। यूक्रेन में सेना का विमान क्रैश हो गया है। इस घटना में 22 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। 4 लोग लापता बताए जाते हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सेना के क्रैश हुए विमान में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 28 लोग सवार थे। बताया जाता है कि विमान लैंडिंग के समय क्रैश हुआ। लैंडिंग के समय विमान में आग लग गई। विमान आग की लपटों से गिर गया। देश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन महामारी का ग्राफ अभी भी तेजी से ऊपर जा रहा है। पिछले 24 घंटे में वायरस के 85,362 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले एक दिन में 1,099 लोगों की मौत भी हो गई। नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 59,03,932 हो गई है। अभी देश में 9,60,969 एक्टिव केस हैं, जबकि संक्रमण के चलते 93,779 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि अब तक 48,49,584 लोग रिकवर हो चुके हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में 17,794 नए मामले सामने आने से राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,757 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि एक दिन में 416 और मरीजों के संक्रमण से मौत हो जाने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 34,761 हो गई है। राज्य में अभी तक ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 9,92,806 है। राज्य में वर्तमान में 2,72,775 उपचाराधीन मरीज हैं। कर्नाटक में वायरस के 8,655 नए मरीजों की पुष्टि हुई और संक्रमण के कारण 86 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में कुल मामले 5,57,212 हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 8,417 पर पहुंच गई। विभाग के मुताबिक एक दिन में 5,644 मरीजों के ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और राज्य में अब तक कुल 45,18,923 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 9 और मरीजों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 661 हो गई। वहीं 1,271 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 70,709 पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमित 84 और लोगों की मौत हो गई है तथा 4,519 नए मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान 84 और मौतों के साथ राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5,450 हो गई है। सबसे ज्यादा 9 मौतें लखनऊ में हुई हैं। प्रदेश में अब तक मिले मरीजों की कुल संख्या 3,78,533 है, जबकि 3,13,686 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में वायरस के 3,827 नए मामले सामने आए, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामले 2,64,000 से अधिक हो गए, जबकि बीमारी के कारण 24 और लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 5,147 हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि महानगर में संक्रमण के कुल 2,64,450 मामले सामने हैं, जबकि 3,867 मरीजों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कुल 2,124 निरुद्ध क्षेत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के महागठबंधन से हटने के बाद जेडीयू में शामिल होते ही सीएम नीतीश कुमार मेहरबान हैं। उन्होंने मांझी को बड़ा तोहफा देते हुए Z+ सुरक्षा प्रदान की है। बिहार सरकार के गृह विभाग ने न्यायाधीश निकालते हुए मांझी को Z+ सुरक्षा श्रेणी बढ़ा दी है। बता दें कि Z+ सुरक्षा श्रेणी में जीतन राम मांझी के साथ सिर्फ आरजेडी चीफ लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ही शामिल हैं। बिहार के बाद अब झारखंड में भी स्कूल खोलने की तैयारी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। प्रारंभ में क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सीमित संख्या में कंसल्टेशन के लिए स्कूल जाने देने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि निजी स्कूलों ने महामारी वैक्सीन आने तक स्कूल नहीं खोलने की अपील की है। झारखंड में संक्रमण के गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल से ना छोड़ने पर यह धमकी दी गई है। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी का मैसेज भेजा गया है। फिलहाल मामले में हजरतगंज पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और पुलिस और साइबर सेल की टीमें जाँच में जुट चुकी है। महामारी के चलते दुनिया में कामयाब वैक्सीन के आने तक मौत का आंकड़ा 2 मिलियन तक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने बताया है कि महामारी को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई न करने पर आंकड़ा बढ़ भी सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में आपातकालीन कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा है कि नौजवानों को हाल ही में हुई संक्रमण वृद्धि का जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हालांकि ये चिंता की बात है कि दुनिया में सख्ती और लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद नौजवान वायरस को फैला रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने वायरस काल के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के तिथियों की घोषणा के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है और मतगणना होने तक जारी रहेगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।